नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष के परिदृश्य की अगर बात करें तो 1 जुलाई से जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें एक बदलाव आ रहा है और हम सब जानते हैं कि जिस तरह आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें तो उनको 3 नए लॉज रिप्लेस करने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सामने आ रहा है। कुल मिलाकर कितना प्रभाव जो पुराने कानून थे उनके बदलाव के बाद आएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान जी। स्वागत है आपका मैम। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे जो बदलाव 1 जुलाई से भारतवर्ष के परिदृश्य में, खासकर अगर हम क्रिमिनल लॉज की अगर बात करें तो देखने को मिलेगा? विवेक जी, पहले तो आपका शुक्रिया। मुझे लगता है कि दिस इज नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जैसे भी हर इंसान को, हर शख्स को हक है कि उसको ये पता चले कि उनके सबसे इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस, क्योंकि ये कानून आम आवाम के लिए होते हैं, हर एक उस इंसान के लिए जिसके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, जिनके राइट्स वायलेट होते हैं, जो किसी न किसी सर्कमस्टेंस का शिकार होता है। तो इसलिए जब तक लोगों को अपने कानूनों का पता नहीं होगा तब तक उन चीजों को लाने का कोई फायदा नहीं रहता। अब आपको पता है कि जब अंग्रेज यहाँ रहे तो बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी रहा, इंडियन पीनल कोड भी रहा और इंडियन एविडेंस एक्ट भी रहा, और सारे ऑल डेट्स बैक टू 1860s, 1973, 1903, ये सारे उस वक्त के हैं। तो मुझे ये लगता है कि कुछ बदलाव वक्त के साथ लाने जरूरी होते हैं, क्योंकि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। और चेंज किसके साथ लानी पड़ती है आप देखेंगे। अगर मैं पुरानी बात करूंगी तो एक कॉन्सेप्ट था आई फॉर आई। अगर एक जानवर भी किसी की आंख को, किसी की बाजू को, किसी की टांग को या कोई हर्ट कर देता था, तो अगर उस जानवर ने उसकी बाजू को मारा होता था तो उस जानवर की बाजू काट दी जाती थी, उसकी टांग काट दी जाती थी, अगर किसी इंसान ने कुछ किया होता था। पर हम उन कानूनों से एक वेलफेयर स्टेट में आए और कोडिफाइड लॉज बने। बनाया गया कि भारत के अंदर क्या वो राजा हो, क्या वो रंक हो, क्या वो किसी भी स्ट्रेटा का इंसान हो, किसी भी बिजनेस क्लास का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कानून एक होगा। क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। माना जाता है कुछ हमारे प्रेसिडेंट को इम्यूनिटीज दी जाती हैं, हमारे लेजिस्लेचर को, हमारे जजेस को, लेकिन वो भी एक प्रोसेस ऑफ लॉ के प्रोन होते हैं। अगर कल को कोई गलती हो जाए तो दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू सम प्रोसेस ऑफ लॉज। लेकिन आम आवाम को भारत के क्या जो कानून है, लॉज है, उनमें क्या बदलाव आ रहा है, सबको जानने का हक है। और हमारे प्रीमियर, आप देखें, कोई भी जब ऑफेंस बनाया जाता है तो उस ऑफेंस को किस तरीके से डील करना है उसका प्रोसीजर होता है, क्योंकि वी हैव 2 लॉज, वन इज प्रोसीजरल कोड एंड अदर इज योर कोडल फॉर्मेलिटी। आपका जो प्रोसीजरल कोड होता है उसके अंदर आपको बताया जाता है कि किस किस तरीके से आप उस लॉ को डील करेंगे। अदर इज योर सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें एक डेफिनेशन दी जाती है कि जैसे एक मर्डर, आपको पता है कौन अगर किसी को मारता है, किसी की बिना किसी के इंटेंशन के अगर कोई मार देता तो क्या वो मर्डर है कि नहीं है, कोई जानबूझ के किसी को मारता मर्डर है कि नहीं, थेफ्ट है, अबडक्शन है, सेडिशन है, टेररिज्म है, बहुत सारी ऐसी आप देखें, सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो सारे ऑफेंसेस हैं। अब उनको किस तरीके से डील करना है, दैट्स अ प्रोसीजरल कोड एंड दैट इज आवर क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, जिसको अब नाम दे दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसको 2023, क्योंकि ये 25 दिसंबर को लाया गया और इट विल बी कमिंग इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ये एक्ट बना दिया गया, असेंट मिल गई, प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई। इसमें विवेक जी कुछ ऐसी बदलाव आए हैं कि कुछ जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर एक मैंडेटरी इंजंक्शन ला दी गई है, उनके ऊपर एक स्ट्रिंजेंट, उन पर कुछ मैंडेशंस ला दिए गए हैं कि आपको कुछ चीजों को कुछ हदों के विदिन करना पड़ेगा। लेकिन आप देखें, अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज गॉड। अब रब तो यहाँ पे कानून में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं अनलेस देयर इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन ह्यूमन नेचर है, कम से कम देखिए, ये डेडलाइंस क्यों फिक्स की जाती हैं, टाइमलाइंस क्यों फिक्स की जाती हैं, ताकि जो इंसान है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, द एजेंसीज विच आर रिलेटेड विद दीज लॉज, उनको एक डेडलाइन का पता हो और वो डेडलाइन को वायलेट ना करें, उसके नियरेस्ट पॉसिबल में ही जो जो चीजें हैं उनको खत्म करें।
जी। जो 3 लॉज की हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता की अगर बात करें तो उसके एम्बिट में क्या क्या आ रहा है और क्या बदलाव, खासकर आईपीसी को किस प्रकार रिप्लेस करेगा और कितना बेनिफिशियरी है? देखिए, भारतीय न्याय संहिता में जो कुछ रिडंडेंट सेक्शंस थी उनको कम किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया इम्प्रिजनमेंट का, उसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। उससे क्या होगा, हम अक्सर कहते हैं कि देखें आपको अक्सर सुना जाता है, दिवाली होती, ईद होती है, आप देखते हैं जो भी जेल इनमेट्स हैं उनके द्वारा बड़ी खूबसूरत चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी एंगर में आकर, कभी ना कभी किसी ऐसी परिस्थितियों में आकर, कुछ वो भी लोग हैं जो जिनकी हिस्ट्री, दे नॉट हिस्ट्री शीटर्स, जिनका जो एक, अगर आप क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो दे हैव नेवर कमिटेड एनीथिंग, उनकी फैमिली का भी कोई जुर्म से कोई ताल्लुकात नहीं होता, तो इसलिए वो लोग किसी ना किसी परिस्थिति में आकर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर जाते हैं कि बाद में वो लोग पछताते हैं। लेकिन देखिए, कानून के सामने तो पछतावा इज नो, इट कैन बी अ नो सोल्यूशन और नो रिलीविंग टू एनीबॉडी। लेकिन फिर उस इंसान की आपको किस तरीके से यूटिलाइज करनी है सर्विसेज, क्या उनको सिर्फ अंदर ही बिठा के रखना है, क्या कोई उनको यूज करना है? आपने सुना होगा एक था दुश्मन चाचा, मूवी बहुत पुरानी राजेश खन्ना जी की थी, तो चाचा भी था और दुश्मन भी था। ही वॉज ऑल्सो क्रिमिनल, ही वॉज अ मर्डरर, और उसके बाद उसको बोला गया कि तूने पत्थर तोड़ने और तूने काम करना है, यू विल नॉट बी पेड एनीथिंग। यू सी, ये बहुत 1960s की मूवी का कॉन्सेप्ट मैं बोल रही हूं जो आज 2023 में लागू हुआ। और इस कम्युनिटी सर्विस में जो भी पेटी ऑफेंसेस होंगे, आप देखते हैं चेन स्नैचर्स होते हैं, आप देखते हैं कोई जो 5,000 से कम की चोरी करता है, इस तरीके के वो भी वही जुर्म जिनमें ग्रेविटी बहुत कम है, उन लोगों से कम्युनिटी सर्विस ली जाएगी। कम्युनिटी सर्विसेज, दे विल बी पेड नथिंग फॉर वर्क। जैसे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बार बार बोलती है पे फॉर वर्क, पे फॉर वर्क। अगर कोई एक दिन का भी काम करता है, 1 घंटे का भी काम करता है, आपको उसको उसकी तनख्वाह देनी है। लेकिन जब कोई एक ऑफेंडर है, कोई एक क्रिमिनल है, कोई किसी जुर्म में कन्विक्ट हुआ है, बुक हुआ है, तो यू हैव अ राइट। और ये बहुत बेहतरीन तरीका है मुझे लगता है इंसान को रिफॉर्म करने का, क्योंकि हर बार मुझे लगता है कि अंदर सलाखों में और जेलों में बंद करने से अच्छा है आप उनको एक बेहतरीन इंसान बनाए। कभी कुछ ऐसे जुर्म भी होते हैं किसी से कमिट हो गए होते हैं, इसके अंदर इन्होंने एम्बिट गैंग रेप का लाया है कि किस तरीके से जो एक विक्टिम है, अगर वो 16 से 18 का है तो आपने उसको मेजर ही कंसीडर करना है। किस तरीके से अगर एक अक्यूज्ड है, उसकी एक अगर ओरिएंटेशन एक मेजर जैसी है, तो आपने उसको किस तरीके से डील करना है। देयर आफ्टर दे हैव पुट टेररिज्म एज अ सेक्शन। बिल्कुल, आप देखेंगे पहले यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था, उसकी पूरी डेफिनेशन उठाकर यहां पर एक टेररिज्म का एक्ट पूरी एक डेफिनेशन लाई है, सेडिशन को डिलीट किया है, एब्सोल्यूट किया है, एक प्रोविजन रखा है कि भारत के खिलाफ टेररिज्म, देखिए आफ्टर ऑल सेडिशन है, जो भी भारत की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी या भारत की किसी भी जो हमारी अपनी एकता है उसके खिलाफ जो भी इंसान आवाज उठाएगा या कोई भी एक्ट करेगा, दैट पर्सन रिक्वायर्स टू बी पनिश्ड। उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, उसको लाइफर मिलेगी, उसको सजाए मौत दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी कैसी है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छी सेक्शंस है। मैं ये कहूंगी, देखें मुझे लगता है कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अगर कोई डेवलपमेंट्स के रास्ते में हमेशा कुर्बानियां होती, सेक्रीफाइसेस आर ऑलवेज देयर। द वर्स्ट हिट प्रोफेशन इज ऑफ अ लॉयर। I was just saying, we all discuss कि now our libraries are going to be changed again. क्योंकि पहले हमें J&K में हमें सेंट्रल एक्ट पूरे लागू हुए, अब वो सेंट्रल एक्ट से हमें ये नए हमारे तीनों जो प्रोसीजरल कोड्स हैं, सब्सटैंटिव कोड है और एविडेंस जो एक्ट है, चेंज होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आवाम की बेहतरी है उसमें, तो हर एक प्रोफेशन उस चीज को फैसिलिटेट ही करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की अगर बात करें तो उसमें एक प्रोसीजरल ट्रायल्स रहते हैं, और वो कितना बदलाव, खासकर क्योंकि अक्सर लोगों को एक कहते सुना है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या इसमें ऐसे कोई प्रोसीजर है कि जस्टिस की जो प्रोसेस है, समय सीमा निर्धारित की जाए? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बताया गया है कि आपको पता है कि जैसे पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है कोर्ट के अंदर, जिसको हम चालान कहते हैं आम भाषा में, फाइनल रिपोर्ट जैसे पेश करती है, तो अब मैजिस्ट्रेट के ऊपर एक दायित्व डाल दिया गया है कि आपने 90 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम करने ही करने हैं।
एट द मैक्स अगर आपको लगता है कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन इज ऑफ द स्टफ कि आपको वक्त ज्यादा से ज्यादा लेना पड़े, तो 180 दिन से ऊपर आप नहीं जा सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, जो एक ऑफेंडर को, एक अक्यूज्ड को ठहराएगा कि क्या उसने कुछ किया भी है कि नहीं, या पुलिस की कहानी गलत है, या पुलिस की जो तफ्तीश है वो गलत है, या पुलिस की, क्योंकि आपको पता है जो मैजिस्ट्रेट वंस पुलिस के हाथों से मैटर जब कॉग्निजेंस कोर्ट में आती है तो कोर्ट देखता है, कोर्ट क्योंकि एक न्याय की कुर्सी पे बैठा है, कोर्ट देखता है कि क्या जो पुलिस ने धाराएं लगाई है क्या सही है, क्या ये जो पुलिस ने पूरी स्टोरी लाई है क्या ये सच्ची स्टोरी है या कुक्ड अप है। सो ये सारी जो बहुत बड़ी एक फर्ज, बहुत बड़ी ड्यूटी, बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन एक हमारे मैजिस्ट्रेट्स, हमारे जजेस पे रहती है कि वो एक इंसान का जो कैरियर है और जो उसकी जिंदगी है वो उनके हाथों में उस टाइम होती है कि क्या इस बंदे को अकॉर्डिंग टू तफ्तीश, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन बुक करना है कि नहीं करना है। सो नाउ देयर इज अ डेडलाइन 90 डेज टू फ्रेम चार्जेस और एट द मैक्स 180 डेज। तो आप ये देखें, अब हमें ये देखना है, देखें विवेक जी, हर एक चीज मैं मानती हूं व्हेन इट कम्स टू, या तो हमारा सिस्टम इतना सशक्त हो जाए ना यूएस की तरह। आप देखें वहां ये माना जाता है, आई हैव अ फ्रेंड हु इज प्लीडर देयर और सीनियर है काफी, उन्होंने मुझे ये कहा कि सुप्रिया बहुत ही हीनियस मर्डर होगा ना अगर, वहां भी 6 महीने और 7 महीने से ज्यादा यूएस में मर्डर जो ट्रायल खत्म हो जाती है, कॉन्विक्ट होना कि एक्विट होना है, आपको 6 महीने से ज्यादा नहीं लगते। और आपको पता है यहां पर हमें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 10 साल अंडर ट्रायल हो जाता है। अभी ये पता नहीं चलता कि क्या उस बंदे ने किया भी है जुर्म कि नहीं किया, या वो अंडर द फैलेसीज वो अंदर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब सारी सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो ये चीजें जब ऑन पेपर्स हमारे पास हो तो किसी मैजिस्ट्रेट को, किसी जज को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी को, अगर आप पुलिस को यह कहा गया है कि आपने 7 दिन के अंदर, अगर व्हेन इट कम्स टू रेप केसेस एंड गैंग रेप केसेस, अब ये कहा गया है 7 दिन के अंदर आपने फोरेंसिक रिपोर्ट लानी है, आपको मेडिकल करवाना है इमीडिएटली, 24 घंटे के अंदर आपको मेडिकल कराना है और 7 डेज के अंदर आपको फोरेंसिक के लिए भेजना है। तो अगर आप, हमें अभी भी पता चलता है 7 साल हो जाता है फोरेंसिक के लिए गई नहीं होती, 1.5 साल हो जाता है फोरेंसिक के लिए कुछ नहीं गया होता, और यू नो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फोरेंसिक। देयर आर सो मेनी, आप देखिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, इतनी सारी चीजें होती है जहां इंसान ने किसी के, आप चेक बाउंस केसेस देखते हैं, वहां किसी के सिग्नेचर्स होते हैं, बंदे के सिग्नेचर्स ही नहीं होते, लेकिन दैट टेक्स 2 years 3 years। सो नाउ वी आर वेरी होपफुल कि इन सब लॉज के साथ क्या प्रोसीजर कोड है, क्या एविडेंस एक्ट है, क्या हमारा इंडियन पीनल कोड है, वो उस तरीके से जितनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी अपना दायित्व लेंगी, क्योंकि एक कागज का टुकड़ा, महज कागज का टुकड़ा रह जाता है जब तक उसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो। सुप्रिया जी, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें, क्योंकि भारत बदल रहा है, डिजिटल भारत बन चुका है, और ऐसे में एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें खासकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें तो क्या ऐसा बदलाव डिजिटल इंडिया के माध्यम से नजर आ रहा है? आप देखें सीआरपीसी में हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, आई एम श्योर, क्योंकि देखें जब बहुत सालों से एक जुबान हो तो आई एम श्योर पीपल विल बी रेफरिंग इट टू सीआरपीसी ओनली बिकॉज इट इज नागरिक सुरक्षा संहिता। अल्टीमेटली ये प्रोसीजर ये है कि नागरिकों की सुरक्षा करनी है, सो इट्स जस्ट नॉमेनक्लेचर का हेरफेर। अदरवाइज अब उसमें उन्होंने नाउ देयर इज अ मैंडेटरी ड्यूटी ऑन द पुलिस ऑफिसर कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे डिजिटल फॉर्म में, ईमेल फॉर्म में, टेक्स्ट में आपके पास एक कंप्लेंट आती है लिखी हुई कि फलानी जगह फलाना ऑफेंस हुआ है और सम ऑफेंस इज लाइकली टू बी हैपन और आई एम अ विक्टिम ऑफ सम ऑफेंस, नाउ दे आर ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। और इनके वो नहीं करते हैं, और 3 दिन के अंदर जो खबर देने वाला है, इंफॉर्मेंट है, उसका दायित्व है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड दैट इन राइटिंग टू द पुलिस ऑफिसर टू whom he has made a request। अब ये जो हमारे नागरिक हैं उनके ऊपर भी उन पर भी एक ड्यूटी है, और एक जो पुलिस ऑफिसर है, जो आपके प्रोटेक्टर्स हैं, उन पर भी ड्यूटी है, क्योंकि आप देखिए आज का जमाना डिजिटल जमाना है। मैं नहीं कहती आप टोटली डिजिटल की तरफ चले जाएं, बिकॉज यू नो थोड़ा वक्त लगेगा हमें अभी फर्स्ट क्लास 1 कंट्रीज आने में, कभी कभी कुछ लैप्सेस होते हैं, बट यस व्हेन देयर इज अ प्रोविजन, आपको डिजिटल प्रोविजन है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने तुम्हारी ईमेल नहीं चेक की,
मैंने तुम्हारा ये नहीं किया, और तब तक किसी की जान चली जाए, तब तक कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए। आपको पता जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है। जीरो एफआईआर इज एफआईआर जो एक पुलिस स्टेशन की दूसरी जुरिस्डिक्शन में भी आप करवा। सपोज जम्मू में ए पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस अकर होता है और जो विक्टिम है वो वहां नहीं जा पाया और बी जुरिस्डिक्शन में है, तो बी वाला ये नहीं बोल सकता कि भाई ये ए जुरिस्डिक्शन का ऑफेंस है, वहीं जाके रिपोर्ट कराओ। सो नाउ these are women friendly, these are child friendly एफआईआर प्रोविजन, और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें ड्रग अब्यूज को बहुत ही स्ट्रिक्टली डील किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, गैंग रेप्स को, एसिड अटैक्स को, दे आर नॉट टेकन टू बी वेरी लाइटली। एंड सेम फॉर द विक्टिम्स कि आपने विक्टिम्स को रिफॉर्म भी करना है, आपने विक्टिम्स की रिहैबिलिटेशन भी करनी है। और क्योंकि आप देखें विवेक जी, जो एक ट्रैफिकिंग का शिकार है ना, और जो एक ड्रग्स अब्यूज का शिकार है ना, उसको आपने बाकी एक्यूज की तरह नहीं समझना, उनको आपने बाकी विक्टिम्स की तरह नहीं समझना। उनके टूवर्ड्स पुलिस की अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक जो ड्रग्स का शिकार है आपने उसकी रिहैबिलिटेशन करनी है, आपने उसको इंसान बनाना, आपने उसकी जान नहीं लेनी। वैसे जो ट्रैफिकिंग में लड़कियां, औरतें, बच्चे, आदमी आते हैं, आप ये समझ नहीं सकते कि कब किडनैप हुए होंगे, कहां लाए गए होंगे, कितनी अट्रॉसिटीज होंगी। सो पुलिस का ये भी बहुत बड़ा दायित्व है, और लॉज कहते हैं कि आपने एक रिहैबिलिटरी, एक रिफॉर्मेटरी आपने अप्रोच रखनी है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट सेज नाउ कि आपने पहले ये होता था प्राइमरी एविडेंस, जो सबसे पहला गवाह है, आई विटनेस है, प्राइम विटनेस है, उसी को सब कुछ आपने मानना है। नाउ इट सेज कि बिकॉज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड आपके पास कोई सेकेंडरी एविडेंस आता है, आपके पास कोई भी इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस आता है जो आपको लगता है कहीं ना कहीं से जुर्म के साथ कनेक्टेड है, आपने उसको वेटेज देनी है। ये 161A होता था कि पुलिस के पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, कन्फेशंस है, पहले ये कहा जाता था कि भाई पुलिस का वर्शन, और अगर कोई स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड हो गई है तो मैजिस्ट्रेट की रिकॉर्ड के जो स्टेटमेंट है उसकी वेटेज ज्यादा है। नाउ लॉ से कि नहीं, अगर पुलिस ने कुछ ऐसी रेवोल्यूशंस की हैं, पुलिस ने कुछ ऐसी चीजों को रिकॉर्ड किया है जो एक्चुअली उस क्राइम को अनअर्थ करने में, या अक्यूज्ड अगर असली में अक्यूज नहीं है, उसको फंसाया गया है, अगर उसकी मदद करता है वो, तो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस को इंपॉर्टेंस देना, ये बोलना। अब बहुत खूबसूरत चीजें थी तीन, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, और देयर वाज अ corroborative एविडेंस, कंक्लूसिव प्रूफ। तो अब उन्होंने इनको तीनों को जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मे शैल, शैल का मतलब होता है होना ही होना है। अगर आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि आप देखें हिंदुस्तानी लॉज कहते हैं कि एवरी एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, वरना तो फिर अगर हम लोगों पर जाए, एक वकील की सोच अलग होती है और एक आम आवाम की सोच अलग है। जैसे ही आम आवाम को पता चलता है कि कहीं कोई रेपिस्ट है, कोई सीसीटीवी फुटेज कहती है कि उसने रेप किया है, लोग कहते हैं इसी टाइम हैंड कर दो। लेकिन जहां कानून है, जहां प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट लॉ है, जहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वहां उस जुर्म करने वाले के पास भी कुछ हक है कि वो अपना डिफेंस ले सके और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सके। जी बिल्कुल। चलते चलते क्या आपको लगता है कि 1 जुलाई के बाद जो क्रिमिनल लॉज में एक रिफॉर्म आई है, उसका एक दूरगामी प्रभाव हमारे सिस्टम में देखने को मिलेगा? मैं यही कहूंगी, देखें कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है। कुछ चीजें जो हम उस किताब से उठा के लाते थे, उस किताब से उठा के लाते थे, अब उनको कंसोलिडेट कर दिया गया है और उनको एक बुक में डाल दिया गया है। कोई नए, मैं कहूंगी कोई नए जुर्म नहीं आए हैं, कुछ भी नया नहीं आया है। बस क्या है कि उनको स्ट्रीमलाइन किया गया है, कुछ जो इररिलेवेंट थे उनको डिलीट किया गया है। कुछ चीजें ऐसी, आप देखें पिछले 5-6 निर्भया जब से हुआ है 2012 से, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कैसे कैसे सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए, और आप डे ड्रीम में भी नहीं सोच सकते, और ऑफेंडर्स की सोच कहां तक बढ़ी है। सो उन ऑफेंडर्स की सोच तक पहुंचने के लिए कुछ जुर्मों का स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देना बहुत जरूरी था, इसलिए लाया गया है। और आई एम श्योर कि लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। देखें अगर ये किताबें लोगों तक नहीं पहुंचाई गई और लोगों को ये नहीं समझाया गया कि कानून का अब्यूज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है, तो फिर ये कानूनों का, इनका सब जो इतनी हमारी मेहनत, इतनी शिद्दत है, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, हम सबका दायित्व है लोगों को उनके जो जायज हक हैं उनके बारे में बताना, और उनको यह भी बताना कि आप अगर अपने हकों की, अपने राइट्स की, अपने लॉ की अब्यूज करेंगे तो कानून आपको पनिश करेगा। जी।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। 1 जुलाई से जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें बदलाव निश्चित रूप में होगा, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव भी नजर आएंगे। ये थे एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान, जिन्होंने प्रकाश डाला कि 1 जुलाई से जो हमारे 3 नए कानून नए रूप में हमारे सामने आएंगे, उनका फायदा हम सब ले सकेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।